डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के फिजिक्स का जो पोर्शन है उसको स्टार्ट करेंगे। उसमें जो सबसे पहला चैप्टर है नेम्ड एज द मोशन, हिंदी में इसे गति कहते हैं। आज से ही आपके फिजिक्स का सिलेबस है वो स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको मैंने पार्ट 1 के हिसाब से लिखा हुआ है। इससे फर्दर आपके 9th के सिलेबस की जो वीडियो बनेंगी उनमें पार्ट 2, पार्ट 3 एटसेट्रा आगे चलते रहेंगे और उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन की डेफिनेशन के बारे में। मोशन की डेफिनेशन क्या है? एनी ऑब्जेक्ट दैट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज सेड टू बी इन मोशन। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसी कोई भी वस्तु जो टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से अपनी स्थिति में, अपनी जगह में परिवर्तन कर लेती है। मतलब मान के चलें, पहले आपका ऑब्जेक्ट किसी टाइम पे यहाँ था, थोड़े से टाइम के बाद आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, उसके बाद थोड़े से टाइम के बाद यहाँ आ गया। तो आप इसे देख सकते हैं कि जब मैंने टाइम के हिसाब से इसकी पोजीशन को चेंज किया है तो हम क्या कहेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन के अंदर है। मोशन को अगर हम डिवाइडेड करें, उसके सब डिवाइडेड पार्ट्स में बांटें, तो फर्स्ट पार्ट इज नोन एज द यूनिफॉर्म मोशन, सेकेंड वन इज नोन एज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलें कि आपके पास एक रास्ता है, ए से लेकर, यहाँ पॉइंट का नाम ए लिखते हैं, यहाँ पॉइंट का नाम बी लिख लेते हैं, यहाँ पर सी लिख देते हैं। मान के चलें ए से लेके बी तक की डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, बी से लेके सी तक की डिस्टेंस है वो भी 10 किलोमीटर है, और सी से लेकर डी तक की जो डिस्टेंस है मान के चलें वो भी 10 किलोमीटर है। अगर ए से ऑब्जेक्ट ने ए से बी तक आने में मान के चलें कि 1 घंटे का टाइम लिया, अगर वो बी से लेकर सी तक भी जाने में 1 घंटे का टाइम ले और सी से लेकर डी तक जाने में भी 1 घंटे का टाइम ले, तो आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस 10 किलोमीटर थी, टाइम आपका 1 घंटे का था। बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस 10 किलोमीटर, टाइम 1 घंटा। ऐसा ही केस सी में भी है। मतलब जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो भी बराबर है, और उस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लिया गया है वो भी तीनों केसेस के अंदर बिल्कुल बराबर है। तो हम कहेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है। वैसे प्रैक्टिकली हमारे सामने ऐसे बहुत कम ही ऑब्जेक्ट होते हैं जो यूनिफॉर्म मोशन में हो, वरना मोस्ट ऑफ है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ही होते हैं। असमान गति। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर डेफिनेशंस की बात करते हैं तो आपके पास 3 डेफिनेशन निकल के आती हैं। फर्स्ट डेफिनेशन इज अनइक्वल डिस्टेंस इन द अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ना तो दूरी बराबर है और ना टाइम बराबर है। अनइक्वल डिस्टेंस इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब की बार क्या हुआ, आपका जो टाइम है वो तो सेम है, लेकिन उस सेम टाइम में आपकी जो डिस्टेंस कवर्ड है वो अलग अलग है। एंड थर्ड वन इज इक्वल डिस्टेंस इन द अनइक्वल टाइम। आपकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, लेकिन उसको कवर करने में जो टाइम लिया गया है वो अलग अलग लिया गया है। अगर हम बात करें टाइप्स के बारे में, मोशन के टाइप्स के बारे में, फर्स्ट टाइप इज नोन एज द रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन को हिंदी में बोलते हैं रेखीय गति। अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गति। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन देन इट इज सेड टू बी इन द रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कोई आपकी वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में अगर उसकी मोशन है तो उसकी मोशन का नाम क्या हो जाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे कि ये कोई रास्ता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इसमें जा रहा हो। मैंने इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की। अब ये जो सेकंड नंबर पाथ, इसको देखें। यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट चला, आगे जाने के बाद में वो टर्न हो गया, एक बार फिर से टर्न हो गया और एक बार फिर से टर्न हो गया। इस तरह की जो मोशन है इसको क्या कहेंगे? इसको भी रेक्टिलिनियर मोशन ही कहेंगे, क्योंकि टर्न करने के बाद में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ही ट्रेवल करने लग रहा है। तो ये भी एक तरह की रेक्टिलिनियर मोशन ही है। आगे देखते हैं इसमें। सेकंड नंबर मोशन इज नोन एज द सर्कुलर मोशन।
सर्कुलर मोशन मीन्स हिंदी में क्या बोलेंगे, वर्ताकार गति। नाम से ही इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है, मोशन इन ए सर्कल। किसी भी वृत्त के अंदर अगर किसी वस्तु की चाल है तो उसको हम वर्ताकार गति और इंग्लिश में उसको सर्कुलर मोशन बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे इस तरह की मोशन जो एक सर्कल के हिसाब से हो, ऐसी मोशन को हम सर्कुलर मोशन के नाम से जानते हैं। वैसे इसी के अंदर एक चीज और आती है, इलिप्टिकल मोशन, जिसको हम अंडाकार गति कहते हैं। जैसे कि अर्थ अराउंड द सन एंड मून अराउंड द सन, ये दोनों ही केसेस के अंदर अगर अर्थ सन के अराउंड मूव करती है तो वो भी इलिप्टिकल पाथ में मूव करती है, और अगर मून अर्थ के अराउंड मूव करता है तो वो भी सर्कुलर मोशन के अंदर ही मूव करता है। थर्ड नंबर इज रोटेटरी मोशन, जिसको हम बोलते हैं घूर्णन गति। जैसे ये पेन है, इस पेन को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इस पेन का जहाँ पर इसकी निब रखी हुई है ये इसका एक्सिस है, और मैं अगर इस पेन को ऐसे रोटेट करने लग जाऊं, तो ऐसे घुमाना शुरू कर दूं, तो आपकी मोशन कौन सी हुई, रोटेटरी मोशन आपकी मोशन का नाम हो जाएगा। अबाउट ए फिक्स एक्सिस, if an object is moving about a fixed axis then it is said to be in rotatory motion. For example अर्थ, देखिए जो अर्थ है इसकी दोनों मोशन होती हैं, इसकी सर्कुलर मोशन भी होती है और इसकी रोटेटरी मोशन भी होती है। अर्थ अराउंड द सन सर्कुलर मोशन में मूव करती है, और अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर जिस मोशन से मूव करती है दैट इज नोन एज द रोटेटरी मोशन। और इसी की वजह से हमारे जो डे एंड नाइट्स हैं, दिन और रात बनने का जो कारण है वो भी अर्थ रोटेटरी मोशन की वजह से ही है। फोर्थ वन इज ऑसिलेटरी मोशन, हिंदी में इसको बोलते हैं लोलक गति। अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें, द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द टू एंड फ्रो कंडीशन, मतलब आगे पीछे। एक बार जैसे ये आपका एक फिक्स एक्सिस है, मेरे हाथ के हिसाब से देखिए ये आपका फिक्स एक्सिस है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका इस तरह से चल रहा हो, मतलब बार बार अपने फिक्स एक्सिस के जो उसका बीच का एक्सिस है उसके ऊपर भी आता हो, और एक बार आगे की साइड में एक बार पीछे की साइड में इस तरह चल रहा हो, तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। जैसे कई जगह जो दीवार घड़ी होती हैं उनके अंदर भी एक पेंडुलम लगा होता है। ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है ये पेंडुलम का बना रखा है, तो पेंडुलम की जो मोशन होती है उसे ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। फिफ्थ वन मोशन इज नोन एज द पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन को हिंदी में अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम से लिखा हुआ होगा। जैसे किसी के अंदर इसको आवधिक गति के नाम से लिख देते हैं, किसी में आवर्त गति के नाम से लिख देते हैं, किसी में आवर्त काल गति के नाम से लिख देते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल के अंदर पीरियड्स लगते हैं, जैसे कि फर्स्ट पीरियड है वो मान के चलें फिक्स है हिंदी के लिए 40 मिनट का है, सेकंड नंबर पीरियड है वो किसी और सब्जेक्ट का आ जाएगा, थर्ड नंबर है वो किसी और सब्जेक्ट का आ जाएगा, लेकिन एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम हमें मिल जाता है जिसके बाद एक दोबारा से पीरियड की स्टार्टिंग होती है। वैसा ही काम इसके अंदर है। इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद में अगर अपने गति को दोहराती है तो उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। देखिए जो ऑसिलेटरी मोशन है इसके अंदर भी हमारा जो टाइम पीरियड है वो फिक्स होता है। जैसे कि सेकंड पेंडुलम जिसको सिंपल पेंडुलम भी कहा जाता है, उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड का है। कहने का मतलब यहां से यहां तक एक एक्सट्रीम पॉइंट से दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट तक जाने में 1 सेकंड, और दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट से वापस इस पॉइंट पे आने में 1 सेकंड। अब यहां से फिर स्टार्ट कर देगा ये, मतलब एक चक्कर इसको अपना पूरा का पूरा लगाने में 2 सेकंड का टाइम लगता है। तो मतलब इसका जो टाइम पीरियड है वो बिल्कुल फिक्स है। और जो नीचे वाले डेफिनेशन पीरियोडिक मोशन है उसके अंदर भी हमने यही पढ़ा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स इंटरवल के बाद अपनी मोशन को रिपीट करता है तो उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो अगर इन दोनों की डेफिनेशन को कंबाइन किया जाए, इन दोनों की डेफिनेशन को, तो हमें यह समझ में आता है ऑल द ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक इन नेचर। जितनी भी आपकी लोलक गति हैं वो सारी की सारी आवर्त गति या आवर्त काल के बराबर ही होती हैं, लेकिन इसका जो उल्टा काम हम अगर सोचें तो वो सही नहीं है।
ऑल द ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक इन नेचर बट ऑल द पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी इन नेचर। जैसे कि रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज a fixed interval of time named as the 1 year 365 days, but we can assume that earth is revolving around the sun in a fixed path। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अर्थ यहां तक जाए और वापस यहां पे आ जाए, ऐसा तो कभी नहीं होता। मतलब इसकी जो मोशन है, अर्थ की जो मोशन है, वो नेचर से पीरियोडिक तो है, लेकिन क्या ऑसिलेटरी है? बिल्कुल नहीं है। तो ये बात आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखनी है कि जितनी भी ऑसिलेटरी मोशन होती हैं वो नेचर से पीरियोडिक हो सकती हैं, लेकिन पीरियोडिक मोशन है वो ऑसिलेटरी कभी नहीं हो सकती हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। जो आपका इसका इंट्रोडक्शन है वो सारी बातें इसके अंदर आती हैं। हो सकता है 9th क्लास की फिजिक्स के अंदर किसी बुक के अंदर ये जो डेफिनेशंस हैं इनके बारे में नहीं लिख रखा हो, लेकिन आपको ये डेफिनेशंस हर हाल में नोट करनी है, इनकी अच्छी तरीके से तैयारी करनी है और खुद से भी कुछ एग्जाम्पल ढूंढने हैं ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। थैंक यू।